हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखना। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं। द स्ट्रेसेस दैट अकर्स ड्यू टू एसेंट्रिक लोडिंग आर नोन एज कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो कॉलम में एसेंट्रिक लोड की वजह से जो भी स्ट्रेसेस अकर होते हैं तो उन स्ट्रेसेस को कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। अब देखो, कॉलम में जब एक्सियल लोड एक्ट करता है उसकी वजह से सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन जब कॉलम पे एसेंट्रिक लोड एक्ट करेगा तो उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी इंड्यूस्ड होंगे वहां से और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी उसमें से प्रोड्यूस होंगे। दे ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस हमेशा क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली एक्ट करते हैं। इन दैट केस रिजल्टेंट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू स्ट्रेसेस। तो इस केस में जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा विद द एल्जेब्रिक सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस ड्यू टू सिंगल एक्सिस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग, कि जब सिंगल एक्सिस पे एसेंट्रिक लोड एक्ट कर रहा होगा उसकी वजह से जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, आपको पता है कि मोमेंट हमारे पास किसके बराबर होता है? लोड इनटू एसेंट्रिसिटी। तो जो भी एसेंट्रिसिटी होगी उसको हम लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉलम पे एक्ट कर रहा होगा, तो हमें वहां से मोमेंट मिल जाएगी। तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉलम सेक्शन ड्यू टू मोमेंट, तो इट विल बी इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन प्लस माइनस वाई। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉलम सेक्शन। तो यहाँ पे एम हो गया मोमेंट, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई हमारे पास किसके बराबर होता है? डी बाई टू। सो स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन टू। तो स्ट्रेस हमारे पास जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे अगर y की वैल्यू प्लस माइनस डी अपॉन टू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बी हो गया हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसको इस रिलेशन को यूज करके हम यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दैट केस मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, वेयर सिग्मा नॉट इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड सिग्मा बी इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो इट विल बी इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस 6 पीई अपॉन ए इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम पी अपॉन ए को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 6 ई अपॉन बी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है किसके बराबर आ जाएगा? पी अपॉन ए 1 प्लस 6 ई अपॉन बी। सिमिलरली मिनिमम स्ट्रेस अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा, सिग्मा मिनिमम फाइंड आउट करना होगा, तो इट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारे पास किसके बराबर होता है? सिंपल लोड अपॉन एरिया, डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया। और बेंडिंग स्ट्रेस हमारे पास किसके बराबर होता है? 6 पी अपॉन ए इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम पी अपॉन ए को कॉमन निकाल देंगे तो इट विल बी इक्वल टू पी अपॉन ए 1 माइनस 6 ई अपॉन बी। तो देयरफॉर मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए 1 माइनस 6 ई अपॉन बी। तो ये हमारे पास दो फॉर्मुलाज है मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ सिंगल एक्सिस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग की। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिजल्टेंट ड्यू टू डबल एक्सिस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम शो की हुई है, यहाँ पे जो एसेंट्रिक लोड है वो डबल एक्सिस पे एसेंट्रिक है, मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस पे भी एसेंट्रिक है और वाई एक्सिस पे भी एसेंट्रिक है। इस केस में जो था फर्स्ट केस में, इस पे हो सकता था कि लोड जो है सिर्फ एक ही एक्सिस पे एसेंट्रिक है, सिर्फ इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, या हो सकता है सिर्फ इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। हमारा जो लोड है यहाँ तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, यहाँ वाई एक्सिस पे ही लाई करता है। तो डेट्स वाई इट वाज टर्म्ड एज सिंगल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग। तो इस केस में अब ये कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है डबल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग के केस में कैसे फाइंड आउट हमें करना है। अब देखो, ये एक्स एक्सिस पे भी एसेंट्रिक है और वाई एक्सिस पे भी एसेंट्रिक है, तो डेट्स वाई इट इज टर्म्ड एज डबल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग। तो इन दैट केस अगर हमने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट विल बी इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस माइनस एम वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस माइनस एम एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वेयर एम वाई इज इक्वल टू पी इंटू ई वाई। अब एम वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो पी होगा, मतलब जो लोड एक्ट कर रहा होगा कॉलम पे, इंटू ई वाई जो एसेंट्रिसिटी होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। और एम एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी इंटू ई एक्स, वेयर पी इज लोड एंड ई एक्स जो होगा वो एसेंट्रिसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके एम वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके एम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके लोड की वैल्यू हमें पता होगी, एरिया जो कॉलम का वो भी हमें पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह भी पता होगा। तो ये वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये प्लस कब लगाना और माइनस कब लगाना है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। अब देखो, स्ट्रेसेस टुवर्ड्स राइट्स ऑफ वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आर कंप्रेसिव इन नेचर। तो जो भी स्ट्रेसेस वाई एक्सिस के राइट साइड एक्ट करेंगे, अब देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, अगर हमारा लोड जो है इस साइड होगा तो इन डेट केस हमने स्ट्रेसेस को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है और उनको कंप्रेसिव कंसिडर करना है। अगर हमारे पास स्ट्रेसेस जो है लेफ्ट साइड आएंगे वाई एक्सिस के, अब ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसकी लेफ्ट साइड मतलब लोड जो है कहीं इन दो क्वाड्रेंट्स में एक्ट कर रहा होगा, तो इन डेट केस स्ट्रेसेस जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे और उनको हमें टेंसाइल कंसिडर करना है। तो प्लस या माइनस जो है वो डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन पे। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस फॉर अनसिमेट्रिकल कॉलम्स विद एसेंट्रिक लोडिंग। अभी देखो, ऊपर हमने ये जो केस पढ़ा ये रिजल्टेंट स्ट्रेस था, लेकिन कॉलम जो था बिल्कुल सिमेट्रिकल इन नेचर था। अब पूछ रहा है कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कॉलम होगा और लोड उस पर एसेंट्रिक लग रहा होगा तो उस केस में हम रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो इन दैट केस रिजल्टेड जो होगा हमारे पास सीजी ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन इज डिटरमाइंड। तो फर्स्ट केस में हमने क्या करना है, सीजी ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड मोमेंट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी। तो उसके बाद जो एक्सिस सीजी से पास हो रही है उसके अबाउट हमने मोमेंट को फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ मोमेंट एंड डिस्टेंसेज ऑफ द कॉर्नर फ्रॉम सीजी स्ट्रेसेस आर डिटरमाइंड। तो उसके बाद जो मोमेंट की वैल्यू निकलेगी और डिस्टेंसेज ऑफ कॉर्नर फ्रॉम सीजी की वैल्यूज को यूज करके हम स्ट्रेसेस को यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मिडल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, दैट इज कर्नेल ऑफ सेक्शन। इट इज आल्सो नोन एज कोर ऑफ सेक्शन। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो इस टॉपिक पे आप अच्छा सा फोकस रखना। अब देखो, आपको पता है कि कंक्रीट कॉलम्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट दे आर वीक इन टेंशन। कंक्रीट जो है स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन के अगेंस्ट बट इट इज वीक इन टेंशन। अब हमें कॉलम में ऐसा क्या करना चाहिए कि उसमें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस होंगे, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। इफ सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू नेगेटिव देन स्ट्रेस विल बी टेंसाइल। अगर हमारे पास सिग्मा मिनिमम की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो स्ट्रेस हमारे पास क्या आएगा, टेंसाइल आएगा। ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। स्ट्रेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस आर नेगेटिव एंड दे आर टेकन एज टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर हमारे पास सिग्मा मिनिमम की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये है कि कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगे। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर नो टेंशन सिग्मा मिनिमम शुड बी आइदर जीरो और पॉजिटिव। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू को या तो जीरो करना पड़ेगा या फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा। सिंपली मींस दैट कि सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये पॉसिबल कैसे है, हमारी जो एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू b/6 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एंड e इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू d/6 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा लोड जो है बिल्कुल कॉलम पे एक्सियली एक्ट करेगा। थोड़ी बहुत जो है उसमें वेरिएशंस आ सकती है, एसेंट्रिसिटी उसमें काज हो सकती है। तो कितनी एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, विद इन अ डिजायरेबल लिमिट होनी चाहिए कि वो कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस न करे। तो हमारी जो एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए इट शुड बी less than or equal to b/6 with respect to y axis and e is equal to less than or equal to d/6 with respect to x axis. Hence the range within which the load can be applied so as not to produce any tensile stresses is known as middle third rule. तो जिस रेंज के अंडर हमारा लोड अगर एक्ट करेगा और उसकी वजह से कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मिडल थर्ड रूल कहते हैं। सो इफ द लोड इज एसेंट्रिक इन बोथ द एक्सिस देन in case of no tension the load should lie anywhere within rhombus ABCD whose diagonals are AC is equal to B/3 and BD is equal to D/3। अगर हमारे पास लोड जो होगा दोनों एक्सिस पे एसेंट्रिक होगा, जैसे पीछे अभी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया कि एक्स एक्सिस पे भी एसेंट्रिक है और वाई एक्सिस पे भी एसेंट्रिक है, तो इन दैट केस हमारा जो लोड होना चाहिए वो इस डायग्राम के अंडर ही लाई करना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे ABCD रंबस बनाई है, तो उस लोड की जो एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए इट शुड लाई विद इन दिस डायग्राम। तो अगर लोड हमारा इस डायग्राम के अंडर ही आएगा, इस छोटे से पार्ट के अंदर ही आएगा, तो देन देयर विल बी नो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम। अब देखो, इसका डायगोनल जो है, जो AC डायगोनल है ये किसके बराबर है, B/3 के बराबर है, और जो इसका BD डायगोनल है वो D/3 के बराबर है। तो वी कैन से डैट कि अगर हमारे पास लोड जो होगा डबल एक्सिस पे एसेंट्रिक होगा तो इस केस में फॉर नो टेंशन डेवलप करने के लिए जो हमारा लोड होना चाहिए इसकी एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू B/3। अलॉन्ग दिस साइड अगर हम देखेंगे तो इसकी एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए E इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू D/3। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो सेक्शन बनता है यहाँ पे कॉलम में, दिस सेक्शन इज नोन एज कर्नेल सेक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज कोर सेक्शन। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी देन टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी जीरो। तो अगर हमारे पास जो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर होगी, तो उस केस में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इफ सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा बी देन स्ट्रेसेस थ्रूआउट विल बी कंप्रेसिव। अगर डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेसेस से ज्यादा होगी तो उस केस में पूरे कॉलम में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू उस केस में भी जीरो होगी। बट इफ सिग्मा नॉट इज लेस देन सिग्मा बी देन स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी कम होगी बेंडिंग स्ट्रेसेस से, तो उस केस में कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होंगे। तो हेंस फॉर नो टेंशन सिग्मा नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा बी एंड सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर हम ये चाहते हैं कि कॉलम में बिल्कुल भी टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ना हो तो उस केस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो तब ही हमारे पास जो कॉलम में जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है जीरो हो सकती है। सो ये हमने डिस्कस किया मिडल थर्ड रूल इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर बोथ सिंगल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग एंड डबल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग। अब हम डिस्कस करेंगे मिडल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर सेक्शन दैट इज कर्नेल ऑफ सेक्शन। इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन तो फॉर नो टेंशन जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू D/8 होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है D/8 यहाँ पे
ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल अगर हम इस छोटे से सर्कल का डायमीटर देखेंगे d/4 हो जाएगा। ये इस छोटे से सर्कल का रेडियस है, तो अगर मैं टोटल देखूंगा तो इसका डायमीटर हो जाएगा d/4। तो हमारा जो लोड है वो इस छोटे से सर्कल के अंडर ही लाई करना चाहिए। अगर इस छोटे से सर्कल के अंडर ही लाई करेगा तो कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होंगी, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होंगी। बट अगर हमारे पास लोड की एसेंट्रिसिटी जो है एक्सीड होगी और लोड हमारे पास इस सर्कल से बाहर चला गया, तो देन इट विल कॉज टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम। Hence, if the line of action of load lies within the circle of diameter d/4, then there will be no tensile stresses in the section। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है वो इस d/4 डायमीटर ऑफ सर्कल के अंडर लाई करे, तो इस केस में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू कॉलम में इंड्यूस्ड होगी वो 0 होगी। तो इट मीन्स दैट द डायमीटर ऑफ कोर और कर्नेल सेक्शन इज इक्वल टू d/4। तो वी कैन से डेट जो कोर सेक्शन है इसका डायमीटर किसके बराबर है, d/4 के बराबर है। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में जो ये कोर सेक्शन बन रहा था इसकी डायमेंशन क्या क्या थी, b/3 और d/3। अभी सर्कुलर सेक्शन है तो यहाँ पे इसका डायमीटर आएगा d/4। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कर्नेल सेक्शन फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, अगर हमारे पास जो सेक्शन होगा वो हॉलो सर्कुलर सेक्शन होगा तो उस केस में फॉर नो टेंशन के लिए हमारी एसेंट्रिसिटी किस रेंज के अंडर लाई करनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/8 d0 इंटू d0 का स्क्वायर प्लस di का स्क्वायर, वेयर d0 इज outer diameter एंड di इज इनर डायमीटर। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कोर सेक्शन फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में अगर हमने कोर सेक्शन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। In case of hollow rectangular section, for no tension, eccentricity along x-axis should be less than or equal to bd का क्यूब माइनस स्मॉल bd का क्यूब अपॉन 6 इंटू कैपिटल D इंटू कैपिटल BD माइनस स्मॉल bd। तो वेयर b इज outer width एंड d इज outer depth, b होगी हमारे पास यहाँ पे इनर width और d होगी हमारे पास इनर डेप्थ। तो eccentricity along y-axis should be less than or equal to similarly db का क्यूब माइनस स्मॉल db का क्यूब अपॉन 6 इंटू b कैपिटल BD माइनस स्मॉल bd। तो सिंपल है फॉर्मूला, एक्स एक्सिस के केस में BD का क्यूब था और वाई एक्सिस के केस में DB का क्यूब है। सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे द एक्सियल लोड्स प्रोड्यूसेस डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो जब भी कॉलम पे एक्सियली लोड एक्ट करता है उसकी वजह से हमेशा डायरेक्ट स्ट्रेसेस ही इंड्यूस्ड होते हैं कॉलम में से, जिनको हम सिग्मा नॉट से डिनोट करते हैं। एंड द सेंट्रिक लोड प्रोड्यूसेस बोथ डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। और जब सेंट्रिक लोड कॉलम पे एक्ट करता है तो उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी इंड्यूस्ड होते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी इंड्यूस्ड होते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस टॉपिक में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखना। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।